पिथौरागढ़ में सुबह 5 बजे आया भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 3.5 रही तीव्रता। फिलहाल हानि की सूचना नहीं। बनभूलपुरा मामले में कमजोर पैरवी को लेकर सरकार सख्त। सुप्रीम कोर्ट में तैनात सीएसआई अधिवक्ता को हटाया। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 9.54 लाख रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। अगले 3 दिन मौसम रहेगा साफ। महंगी बिजली खरीद पर उपभोक्ताओं से नहीं होगी वसूली। नियामक आयोग ने खारिज की यूपीसीएल की याचिका। उत्तराखंड में फिर लंबी का कहर। 4 दिन में चपेट में आए 3000 से अधिक पशु। इसी साल 32 जानवरों की हो चुकी है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। आपको बता दें कि पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम के लिए करीब 9.54 लाख रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। बता दें कि 15 मई तक यात्रा के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजीकरण का आंकड़ा पहुंचा 27 लाख के पार। केदारनाथ धाम के लिए 9.54 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है चारधाम यात्रा को लेकर? जो आंकड़ा है वो रजिस्ट्रेशन का लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल रोक भी लगा दी गई है अब तो रजिस्ट्रेशन में। क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ऐसे 22 तारीख से उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और आप देख रहे हैं कि लगातार पंजीकरण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा इतना बढ़ चुका है जैसे कि प्रशासन को इतने श्रद्धालुओं को मैनेज करने में भी काफी दिक्कतें हो रही है। दूसरी तरफ जो बड़ी समस्या है वो मौसम की तरफ से सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अभी 13 मई से भी मौसम में परिवर्तन का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अलावा विशेषकर जो केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है या अन्य धाम है, वहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यात्रा मार्ग काफी अवरुद्ध है और प्रशासन को इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनमें चुनौती रही है। श्रद्धालुओं ने ये कहा है और कई लोगों से हमारी वार्ता हुई है तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे जो व्यापारी हैं वो भी काफी चार्जेस जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से फिलहाल 15 मई तक एक विशेष जो केदारनाथ धाम की के लिए जो पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी 13 मई से मौसम में परिवर्तन का अनुमान जताया है और जैसे अगर हम पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो करीब करीब 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पिछले वर्ष चारधाम के दर्शन किए थे और सरकार ये मान के चल रही थी कि इस वर्ष ये सारे आंकड़े जो है वो ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं के पंजीकरण हो रहे हैं चारों धामों के लिए, तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि इस वर्ष से जो सारे रिकॉर्ड हैं जो पिछले, वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं ये तमाम श्रद्धालु ध्वस्त करने वाले हैं और आधे से अधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो इस समय हो चुके हैं। और अगर आप ये मानिए कि अगर नए जो रजिस्ट्रेशन अभी खुलेंगे तो कितने श्रद्धालु इस समय चारों धामों के दर्शन के लिए आएंगे। और केदारनाथ धाम के लिए तो सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस समय यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 9.5 लाख से ज्यादा जो पंजीकरण है वो केदारनाथ धाम के लिए हो चुके हैं। और इसके अलावा भी अगर हम अन्य धामों की बात करें तो वहां के लिए भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के मौसम की दुश्वारियों के बावजूद भी श्रद्धालुओं में जिस तरीके का उत्साह है ये अपने आप में
देखने लायक है। और 27 लाख का आंकड़ा ये छोटी बात नहीं है। ये मई के आप आधा मई भी आप अभी पार नहीं कर पाए हैं और इतना ये आंकड़ा है, और अभी तो 6 महीने ये यात्रा चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में इस चार धाम यात्रा को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अंकित, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार तैयारियों में जो है वो विफल साबित हो रही है, यहाँ पर तैयारियां नहीं की गई हैं और रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से रोक दिया गया है, भले ही मौसम के अलर्ट की वजह से ये किया गया हो, लेकिन फिर भी सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश हर संभव विपक्ष कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन अब कब से शुरू होगा। साथ ही साथ ये भी आरोप था विपक्ष का कि एक तरीके से देखा जाए तो ये सीमित संख्या ही की जा रही है श्रद्धालुओं की। जैसे आपने सही कहा, क्योंकि विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार जो बातें कर रही थी चार धाम यात्रा के शुरू होने से पहले, वो बातें धरातल पर नहीं उतर पा रही है। लेकिन आपको दूसरा इसका एक पक्ष और देखना चाहिए कि आप इतनी हाई एल्टीट्यूड में आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित ही काफी चुनौती जो है वो शासन प्रशासन के समक्ष है। और किसी की भी सरकार हो, ये ऐसे कोई नई बात नहीं है कि मौजूदा सरकार के राज में इस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिल रही है। दूसरा, आप जो मौसम की चुनौतियां हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मौसम में इस समय परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि श्रद्धालुओं को दिक्कतें भी काफी हो रही है। मनमानी रेट जो है वो उनसे वसूल किए जा रहे हैं। कई कई जगह पे जो होटल कारोबारी हैं, साधारण अगर पानी की बात करें तो पानी की तक की बोतलें जो है वो अच्छे खासे दामों पे श्रद्धालुओं को लेनी पड़ रही है। तो इस तरीके की अव्यवस्थाएं हो रही है, निश्चित ही उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से पंजीकरण हो रहे हैं और जो मौसम जिस तरीके से चुनौती दे रहा है, ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। हालांकि सरकार अपनी ओर से ये दावा कर रही है कि उसकी ओर से पूरी तैयारी है और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें सरल और सुगम चारधाम की यात्रा कराई जा रही है। बाकी विपक्ष के जो आरोप हैं उसको सिरे से खारिज करता हुआ फिलहाल सत्ता पक्ष नजर आ रहा है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए 9.54 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब तक 27 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी चूंकि शुरुआत है यात्रा की, हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट की वजह से यात्रा पर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि उसके बावजूद भी चारधाम में लोगों का आने का सिलसिला थम नहीं रहा। विकासनगर से खबर, जहां पर पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर गुलदार। आपको बता दें कि बीते शनिवार 4 वर्षीय मासूम को बनाया था निवाला, तभी से क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा। विकासनगर से खबर, पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर गुलदार। बीते शनिवार 4 वर्षीय मासूम को बनाया था निशाना। लंबे समय से क्षेत्र में रही है गुलदार की दस्तक। वन विभाग ने टीमें गठित कर छुड़ाया था। सर्च ऑपरेशन वीडियो लगाकर की जा रही थी पकड़ने की कोशिश। सहसपुर क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर का ये मामला। आपको बता दें कि गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। बीते कुछ दिन पूर्व आपको बता दें कि गुलदार ने एक मासूम को निशाना बनाया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वन अधिनियम में संशोधन कर 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले 60% से कम घनत्व वाले वनों को वन नहीं मानने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि 12 मई को इससे संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 12 मई की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब वनों को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है तो राज्य सरकार को इसे दोबारा से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रदेश को वन विरासत में मिले हैं। 2019 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें फॉरेस्ट को नई डेफिनेशन दी, जो कि हमारे हिसाब से माननीय उच्चतम न्यायालय का एक डिसीजन है TN गोदावरमन वाले केस में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी थी उसके खिलाफ था। तो हमने उस ग्राउंड पे चैलेंज किया, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्टे कर दिया था उस नोटिफिकेशन पे। उस मैटर के पेंडेंसी के दौरान ही इन्होंने एक दूसरा नोटिफिकेशन निकाला, थोड़ा अमेंडमेंट करते। इन्होंने कहा कि
पहले इन्होंने कहा था कि कोई भी फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए मिनिमम 10 हेक्टेयर एरिया होना चाहिए था। इन्होंने जब कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन स्टे कर दिया तो दूसरे नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा कि हमने वो एरिया जो है 5 हेक्टेयर कर दिया कि मिनिमम 5 हेक्टेयर हो जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 13 से 16 मई तक आयोजित होने वाले अन्य महोत्सव के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए स्कूली छात्र छात्राओं की रैली को हरे झंडे दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित पवेलियन ग्राउंड में कृषि विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 13 से 16 मई तक देहरादून में आयोजित होने वाले अन्य महोत्सव के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए स्कूली छात्र छात्राओं की रैली को हरे झंडे दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम में देहरादून के करीब 21 विद्यालयों के 2000 से अधिक छात्र छात्राओं ने रैली में प्रतिभाग किया। ये जागरूकता रैली पवेलियन ग्राउंड से शुरू होकर घंटाघर होते हुए वापस पवेलियन ग्राउंड में रैली का समापन हुआ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 वर्ष में विकास के लिए क्या कुछ किया, इसे जनता के समक्ष रखें। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की भी मांग की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी से 5 बड़ी योजनाओं का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखने की मांग की है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो 5 साल 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है और जनता जरूर हिसाब मांगेगी। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जोल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है खबर लक्सर से, जहां पर तहसील के चंद्रपुरी की 13 साल के रात बालिका ने लक्सर पहुंचकर एसडीएम से बातचीत की। कहा कि वो खुद मजदूरी कर गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, वहीं स्कूल संचालक उसे आगे पढ़ने के लिए टीसी नहीं दे रहा है। बता दें कि एसडीएम ने टीसी दिलाने के साथ ही बच्ची को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। खानपुर थाने के चंद्रपुरी बांगर गांव निवासी 13 वर्षीय नैना तहसील पहुंचकर एडीएम से मिली। बताया कि 3 साल की उम्र में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो बड़े भाई के साथ रहकर गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी। भाई भी मेहनत मजदूरी करता है। शादी होने के बाद से भाई पढ़ाई के लिए उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, लिहाजा वो खुद मजदूरी करके स्कूल की फीस देती रही है। मैं बाहर मेहनत मजदूरी करती हूँ और बाहर खेती बाड़ी में जाती हूँ, तो इसलिए मैं अपना खुद ही खर्चा उठाती हूँ। स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? LKG UKG सब 8 साल हो गए। कितनी फीस जमा की आपने? मेरी ऐसी कोई 5 टाइम तक की। खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की की कवालपुर शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 2 दिवसीय गन्ना भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है।
वहीं सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी का अनुरोध पत्र सौंपने के बाद धरना को समाप्त किया गया। आपको बता दें कि तकरीबन 22 करोड़ के बकाया गन्ना भुगतान के आश्वासन मिलने के बाद हरीश रावत धरना स्थल से उठे। उन्होंने कहा कि करीब एक हफ्ते के अंदर किसानों को बकाया गन्ना भुगतान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि किसानों का 150 करोड़ का बकाया चीनी मिल पर है, लेकिन ये सिर्फ ऊँट के मुंह में जेरा साबित हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए अनुरोध पत्र में बताया गया कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें चीनी मिल के अधिकारी व खुद भी शामिल होंगे और बातचीत के माध्यम से हल निकाला जाएगा, ताकि भविष्य में किसानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। को जाएंगे, उनके एक 663 व्यक्ति हैं जिन लोगों की लाइन लिस्टिंग बनाई है। जब तक उनको बूस्टर डोज नहीं लगेगी उनका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होगा। और यही सीएमओ साहब के निर्देशन में कि सभी लोगों को एक ही जगह सुलभ सुविधा दे दी जाए। इसलिए प्रयान कल्याण में हज हाउस बनाया गया है। वहाँ पर 12 तारीख को, इस महीने की 12 तारीख को उनको एक ही दिन बूस्टर डोज लगाई जाएगी और उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा साथ साथ। अक्सर से जहां पर कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर गंभीर नजर आ रहा है। वहीं विभाग ने बूस्टर डोज से वंचित लोगों की सूची तैयार कर टारगेट के अचीव करने के लिए तैयारियां कर ली है। हरिद्वार के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि कोरोना की बूस्टर डोज पर विभाग का पूरा फोकस है, लेकर विभाग गंभीर है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब हज यात्रियों को बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके कलियर शरीफ में स्थित हज हाउस पर सेंटर बनाया गया है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दंगल से पहले राज्य में गन्ना किसानों के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल हरीश रावत ने इकबालपुर चीनी मिल पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समेत किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने इकबालपुर चीनी मिल का भी घेराव किया। साथ ही हरीश रावत ने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन कर सरकार से जल्द किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान की मांग की है। हरीश रावत का कहना है कि भाजपा के राज्य में किसान नौजवान सब परेशान है। सरकार ने ना तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है और ना ही किसानों के गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। हरीश रावत का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार सोई हुई है। सरकार को जगाने और किसानों को हक दिलाने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी भी सरकार नहीं जागी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दंगल से पहले राज्य में गन्ना किसानों के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल हरीश रावत ने इकबालपुर चीनी मिल पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समेत किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने इकबालपुर चीनी मिल का भी घेराव किया। साथ ही हरीश रावत ने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन कर सरकार से जल्द किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान की मांग की। हरीश रावत का कहना है कि भाजपा के राज में किसान नौजवान सब परेशान हैं। सरकार ने ना तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया और ना ही किसानों के गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। हरीश रावत का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार सोई हुई है। सरकार को जगाने और किसानों को हक दिलाने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी भी सरकार नहीं जागी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है और हमने सुझाव भी दिए हैं। हमने अकेले कोई सवाल समस्या नहीं उठाई है। हमने कहा है कि कुछ सॉफ्ट लोन दीजिए आप चीनी मिल मालिक को, ताकि वो सीधे किसानों के खाते में जा सके। जो यहाँ पर फ्लाईओवर बना है, वो इस फ्लाईओवर का जो पैसा है, फ्लाईओवर का जो भी मिलेगा ज़मीन का मुआवजा, वो मुआवजा सीधे किसानों के खाते में जाए। एक तरफ जहां हरीश रावत किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो साथ ही किसानों की मांगों को लेकर हरीश रावत पूरे 24 घंटे तक धरने पर बैठे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मच्छरदानी में रात गुजारी। साथ ही सरकार से जल्द गन्ना किसानों को बकाया भुगतान की सरकार से मांग की है।
वहीं भाजपा का आरोप है कि हरीश रावत को किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। हरीश रावत सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने हरीश रावत से अपने शासनकाल में किसानों के हित के लिए गए फैसलों को बताने की भी मांग की है। देखिए, हरीश रावत जी का किसानों से और गन्ना किसानों से कोई लेना देना नहीं है। हरीश रावत जी को जवाब देना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितना फैसले किसानों के लिए लिए और कितने फैसले उत्तराखंड के एग्रीकल्चर के लिए लिए। हरीश रावत जी केवल और केवल अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं, दो भाइयों के बीच, दो कांग्रेसियों के बीच की लड़ाई आज हरिद्वार के अंदर देखी जा रही है। तो उस लड़ाई को डाइवर्ट करना है, उस लड़ाई को हटाना है, इस प्रकार की काम करते रहना है। तो हरीश रावत इस प्रकार के काम करते रहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनको प्रदेश की पीड़ा है और वो साफ उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट से भी जाहिर होता है और उनके क्रियाकलापों से, उनकी गतिविधियों से भी जाहिर होता है। ऐसे में एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है कि उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्होंने 24 घंटे का जो धरना दिया है, उससे निश्चित तौर पर इस सरकार की चूलें हिलेंगी, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। कुल मिलाकर राज्य में गन्ना किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि एक तरफ तो हम जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, लेकिन धरातल पर न जवान खुश हैं और न ही किसान। ऐसे में क्या ये नारे हवा हवाई हैं? क्या हरीश रावत किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं? क्या हरीश रावत के धरने से गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान होगा? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित कारा की रिपोर्ट। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, पनकी फैक्ट्री एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। साइट नंबर 1 में आकाश प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कानपुर से खबर, पनकी फैक्ट्री एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। साइट नंबर 1 में है आकाश प्लास्टिक फैक्ट्री। आग लगने से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पनकी फैक्ट्री एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आप देख सकते हैं चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। साइट नंबर 1 में है ये आकाश प्लास्टिक फैक्ट्री, जहाँ पर भीषण आग लग गई है। आग लगने से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।